खैर ये बदनसीबी है हमारे शहर की कि हमको अच्छे लीडर नहीं मिल रहे हैं, है ना। अभी जो लोग आ रहे हैं लीडरशिप, जो नए नए चेहरे आ रहे हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अंदर, तो ये ऑलरेडी कांग्रेस में रह चुके थे, है ना। मुफ्ती साहब भी राष्ट्रवादी कांग्रेस में रह चुके, फिर एमआईएम में चले गए, फिर अभी एमआईएम से पता नहीं किधर जाएंगे। तो ये सब चलता रहेगा असल में, कारपोरेटर भी इधर से उधर, उधर से इधर। ये मालिक और शहर की बदनसीबी है असल में, और ये होता रहेगा। और बड़ी चालाक सियासत है हमारे मालिक और शहर की। हम सब उनके सामने, आवाम तो बिल्कुल बच्चे उनके सामने। मैं आसिफ हाजी, नेशनल वाला, मालेगांव शहर मध्य का विधानसभा सह संपर्क प्रमुख हूँ। मुझे इस पद पर अल्लाह पाक ने मतलब नवाजा है इस पद से, और शिवसेना के ज़रिए से पद मुझको मिला है मालेगांव शहर में। काम करना और काम करवाना के दोनों के तरीके अलग अलग रहते हैं असल में। चलो ठीक है, सब ने लेटर दिए होंगे, मानते हैं इस बात को कि लेटर अलग अलग पावर लूम एसोसिएशन की तरफ से गया होगा, सब तरफ से गया होगा, पर उसको सही दिशा में लेकर चलना, सही प्लेटफॉर्म पर लेकर चलना, ये असल बात रहती है, असल मुद्दा रहता है। ये दादा भूसे साहब से मेरी इस विषय में बात हुई थी। हम लोग जब देहात में विज़िट पर थे तो साहब के साथ ही बैठा हुआ था मैं, तो साहब बोले कि एक विषय आना है अभी अपने सामने के पावर लूम सब्सिडी जो है, पावर लूम सब्सिडी जो है वो हटा दी गई है। तो बोले ठीक है, उस विषय में बैठ के चर्चा करेंगे हम। ये बात साहब ने मुझको बोले। फिर मुझको फ़ोन आया। पावर लूम बिजली सब्सिडी जो सरकार की तरफ से ऐलान हुआ है कि उसको बहाल कर दी गई, किसके जरिए हुए? शहर में बहुत बातें चल रही है, हर कोई क्रेडिट लेना चाह रहा है, तो इस मामले में आप असल में कैसा है कि काम करना और काम करवाना के दोनों के तरीके अलग अलग रहते हैं असल में। चलो ठीक है, सब ने लेटर दिए होंगे, मानते हैं इस बात को कि लेटर अलग अलग पावर लूम एसोसिएशन की तरफ से गया होगा, सब तरफ से गया होगा, पर उसको सही दिशा में लेकर चलना, सही प्लेटफॉर्म पर लेकर चलना, ये असल बात रहती है, असल मुद्दा रहता है। ये दादा भूसे साहब से मेरी इस विषय में बात हुई थी। हम लोग जब देहात में विज़िट पर थे तो साहब के साथ ही बैठा हुआ था मैं, तो साहब बोले कि एक विषय आना है अभी अपने सामने के पावर लूम सब्सिडी जो है, पावर लूम सब्सिडी जो है वो हटा दी गई है। तो बोले ठीक है, उस विषय में बैठ के चर्चा करेंगे हम। ये बात साहब ने मुझको बोले। फिर मुझको फ़ोन आया, मेरे कार्यकर्ता है शरीफ भाई और हमारे शाखा प्रमुख भी है देवी मल्ले के, शिवसेना कार्यकर्ता है, और शरीफ भाई हमारे दोस्त भी है शरीफ अंसारी। तो उनका फ़ोन आया, बोले भाई साहब यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, कुछ सब्सिडी के ताल्लुक़ से बात करना चाहते कि यार 1 महीने के ऊपर हो गया, लोग कश्मकश का शिकार है और कोई सियासी पार्टी इसमें कोई बोल नहीं रहा है, तो कम से कम शिवसेना की तरफ से हमको बोलना ज़रूरी है। ना किसी लीडर की तरफ से बात हो रही है, ना किसी सोशल वर्क फील्ड की तरफ से बात हो रही है, कोई इसमें आगे आ नहीं रहे। जब से ये एक आंदोलन छिड़ा था पावर हाउस के अंदर, तब से ये सब्सिडी का मामला सामने आया है। मतलब अब मुझको ऐसा लगता है कि ये कहीं मालक और मज़दूर के बीच में कोई एक नया प्रोपेगेंडा खड़े करने की बात तो नहीं थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था, मतलब इतने 15-20 एक महीने में, कि पावर लूम कारखाने शायद पूरे बंद हो जाएंगे, और पूरे बंद हो जाने के बाद मज़दूर रोड पर आ जाएंगे, और फिर सेठ और मज़दूर का झगड़ा शुरू होगा। और ये एक बहुत बड़ी सियासत होने वाली थी इसके अंदर। ये बात मुझे समझ में आ रही थी, पर कोई मेरे सामने आया नहीं था। और क्योंकि जब तक बुनकर आज़ाद सामने आएंगे नहीं, बात होंगी नहीं, तो पता कैसे चलेगा कि क्या मामला चल रहा है असल में। तो उसके अंदर शरीफ अंसारी साहब का मुझको फ़ोन आया, फिर उसमें कम से कम 150-200 लोग उनके साथ बैठे हुए थे। तो मैंने सिर्फ शरीफ अंसारी साहब को बुलाया और उनसे बात किया कि भाई उतने सारे मज़दूरों को, उतने सारे बुनकरों को भी रोक के रखो। साहब 2 दिन के दौरे पे हैं, जैसे साहब फ्री हो जाएंगे अपन उनको लेकर बैठेंगे, या तो डायरेक्ट बॉम्बे चले जाएंगे, है ना। पर इतने लोगों को बॉम्बे ले आना मुनासिब नहीं था, तो मैंने साहब से बात कर लिया था। साहब से बात होने के बाद
जब शाम के टाइम की बात थी 6:30-7 बजे, मैंने उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिया और उनको बोला साहब तुमसे वो जो विषय में बात करनी है। बोले ठीक है, उन्होंने टाइम दिया 10 बजे का। तो उस विषय के बाद हाजी यूसुफ सेठ नेशनल वाले जो मेरे चाचा है उनका फ़ोन आया, बोले आसिफ एक अर्जेंट इमरजेंसी मीटिंग बिठा साहब से बात करने की अपने को सब्सिडी के ताल्लुक से। बोला ऐसा मेरी चर्चा हो गई, विषय हो गया उनके ताल्लुक से। बोले ठीक है, पर मुझको बात करने की। तो फिर हाजी साहब को का टाइम मैंने साहब को फ़ोन लगाया, तो साहब के पीए ने कहा कि भाई साहब है तो अभी मीटिंग के अंदर है, वो 10-15 मिनट में फ्री हो जाएंगे। तो बोले ठीक है, साहब फ्री होंगे तो हाजी यूसुफ सेठ से बात करने को बोलो उनको। और मैंने फिर हाजी साहब को कॉन्फ्रेंस में लेके साहब की बात करा दिया। साहब ने उनको कहा कि मैं लॉज पे आता हूँ और लॉज पे बैठ के बात करते हैं। तो साहब लॉज पर आए, फिर वहाँ बहुत सारी बातें हुई। मैंने साहब ने आश्वासन दिया कि भाई शहर का इतना बड़ा मामला हो गया और अभी तक ये मामला हल हो जाना चाहिए था। अगर ये कारखाने बंद हो गए तो फिर ये मज़दूर जाएंगे कहाँ, क्योंकि असल में हमारा मालेगांव शहर जो है 90% पावर लूम पर ही डिपेंड है। 10% इधर उधर के धंधे चलते हैं दूसरे, बाकी 90% जो है पावर लूम पर ही भी डिपेंड है। अगर पावर लूम बंद हो जाएंगे तो सारे कारोबार के ऊपर आफत आ सकती असल में, और सारे कारोबार मुसीबत में पड़ सकते थे। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने साहब के कहने के बाद डाला भी था मैंने। तो वो सारी बातें उन्होंने एक्सेप्ट किए और कहा कि भाई आप लोग मंगल के रोज़ बॉम्बे आ जाओ सुबह मॉर्निंग में 10-11 बजे। पे के दिन में हम लोग मैं दोपहर में निकलने वाला था बॉम्बे के लिए, पर मैं किसी वजह से जा नहीं सका असल में। और फिर हाजी साहब बोले कि भाई हम सुबह चले आएंगे आसिफ, अगर तू नहीं आना चाहता तो। पर किसी वजह से हाजी साहब भी जा नहीं सके असल में। फिर दादाजी भुसे साहब का फ़ोन आया मॉर्निंग में उनका फ़ोन आया कि भाई हाजी साहब आए नहीं कि निकले नहीं क्या। बोला नहीं साहब वो निकले नहीं हैं। तो ठीक है, बोले मैंने तो मंत्री महोदय से, ऊर्जा मंत्री से मतलब मैंने टाइम ले लिया हूँ, और वो टाइम पीरियड जो है वो 2 बजे का है। अगर 2 बजे तक हाजी साहब आ सकते होंगे तो उनको बोलो कि अर्जेंट यहाँ पहुँचने की कोशिश करो। पर वो यूसुफ चाचा की तबीयत अचानक ख़राब होने की वजह से वो निकल नहीं पाए। तो दादा भुसे साहब ने, फिर मैं दोबारा उनके कांटेक्ट में आया 11:30-12 बजे, 10:30-11 बजे साहब से डायरेक्ट कांटेक्ट किया कि साहब आप ही इसको थोड़ा सी अंजाम दे दो। तो साहब ने खुद मालेगांव शहर की तरफ से वहाँ बात रखे और बात किए, और फिर उनकी कॉल रिकॉर्डिंग में मैंने सुनाया आप लोगों को कि आवाज़ मीडिया वाले शफी वालों को मैंने सुना दिया हूँ कि उन्होंने डायरेक्ट कहा कि भाई आई साहब मैंने वो सब्सिडी को जैसी एज इट इज़ वैसी हो गई है, अब बिल है तो उस हिसाब से आएंगे। बोलने का मतलब ये है कि भाई सब लोग बोल रहे हैं कि भाई हमने भी करे, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक आपको खूब जज़ाए खैर दे, आपने भी किए, अल्लाह ताला देख रहा है, बेहतर है कि नहीं। पर हमने सियासत नहीं करे उसके अंदर ना, मैंने वावेला मचाया हम लोगों ने। अगर हमारी जगह दूसरा था तो वहाँ जाता था, वहाँ से वो बात होती थी, फिर वहाँ से ढोल ताशे के साथ आते थे, है ना, फिर यहाँ अखबार फिर जलसे जुलूस दिए जाते थे। ये है सियासत। पर हमारे मंत्री महोदय साहब जो है दादाजी भुसे साहब, उनके अंदर ये सब लक्षण नहीं है और ये सारी चीज़ें उनके अंदर नहीं है। वो तो हम उनको बोले हैं कि सर हम आपका इस्तेकबाल करेंगे। हमने उनको कहा कि साहब आपने इतना बड़ा काम किया है, क्योंकि काम करना एक अलग चीज़ है, सही दिशा में करना ये अलग चीज़ है। मंजिल नहीं है, आप गलत प्लेटफॉर्म पे चल रहे हो तो मंजिल पे पहुंच नहीं सकते। सही प्लेटफॉर्म पे चलेंगे तो मंजिल तक जाएंगे। दादाजी भुसे साहब का एक दबाव है, एक वहाँ पे उनकी एक अलग तरीके की छवि बनी हुई है सीएम साहब के पास। उस छवि का उन्होंने पूरा इस्तेमाल किया और अपना पूरा प्रेशर बनाकर वो काम को वहाँ तक अंजाम दिया। हम दादाजी भुसे साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और उन्होंने पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारे दिल में बात डाले और उनसे बात रखे हमने, और दादाजी भुसे साहब के दिल में अल्लाह पाक ने बात डाले और एक काम को अल्लाह ताला ने दादाजी भुसे साहब के ज़रिए से अंजाम तक पहुँचाया, है कि नहीं। अब बहुत सारे लोगों के मैसेज आए मुझको कि हमने भी लेटर दिए थे, आई साहब तुमने तुम्हारा नाम लगाए, ठीक है तुमने लेटर दिए, पर उसको सही जगह जहाँ से प्रेशर बनता है आपने वहाँ जाना चाहिए था। जैसे अभी आसिफ भाई ने बोले कि हाँ वो सब्सिडी का मसला आया हुआ है, अभी मैं जाऊँगा, मैं देखूँगा कि वो क्या वजह से हुआ है और क्या, ये सब बातें दादाजी भुसे साहब ने नहीं करे। उन्होंने डायरेक्ट फौरन स्ट्रोक मारे और करके बताए। महागठबंधन के अंदर सब सारी पार्टियां जुड़ी हुई है। इस पार्टी के अंदर जुड़े रहने से आसिफ साहब के भी उसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। वो चाहते तो जाके बैठ के वो काम करा के ला सकते थे, पर अभी उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद आऊँगा,
फिर जाऊँगा करूँगा। तो मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब भी देखो अल्हम्दुलिल्लाह, है ना, वो भी उनकी बातें बड़ी निराली रहती है कि भाई वो करते सब है वो, पर होता नहीं है उनसे असल में। वो खुद उनके मुंह से बोलते हैं कि मुझसे नहीं हो पाता है ना। कई लोगों ने कहा है बात। खैर ठीक है, अल्लाह ताला हमारे मालिक और शहर की हिफाजत करे, है कि नहीं, अच्छे लीडरों को चुन कर दे। असल में ये होता क्यों मालूम है क्या? ये असल में होता क्यों, मैं आवाम को बोल रहा हूँ। मैं असल में आवाम का एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। असल में आवाम का एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। अगर अनएजुकेटेड रहेंगे तो अनएजुकेटेड रहने की वजह से लीडरशिप उसका फ़ायदा उठाएंगी। जैसे मैं देहात में था साहब के साथ, 2 दिन विजिट पे था उनके साथ में, पूरा दौरे किया हमने, 22 खेड़े के दौरे किए हम लोगों ने, है ना। 22 खेड़े के दौरे के अंदर मैंने साहब के साथ रहा। वहाँ की आवाम, बच्चों से लेके बूढ़े तक, नौजवान से लेके औरतें तक, वहाँ सब एजुकेटेड। देहात की बात बता रहा आपको मैं, खेड़े की बात बता रहा आपको मैं। और हर खेड़े के अंदर कुछ न कुछ योजनाओं का लाभ वहाँ के खेड़े के लोग खुद उठा रहे हैं। वहाँ ग्राम सेवक, है ना, वहाँ के सरपंच उनके साथ लगे हुए हैं। क्यों? कि आवाम एजुकेटेड है। अगर कभी वहाँ के ग्राम सेवक और सरपंच काम नहीं करेंगे तो वहाँ की आवाम सीधा दादाजी भूसे साहब के पास आके वो काम करवाने के लिए वहाँ पर ऑर्डर देते हैं और वहाँ काम होता है। ये वजह है आवाम के एजुकेटेड होने की। और आज हमारी आवाम एजुकेटेड नहीं है, उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि हमारी कॉरपोरेशन के स्कूलों के अंदर स्कूलों की धज्जियाँ उड़ा के रखे हुए हैं, है ना। जानबूझ के कॉरपोरेशन के स्कूलें सारे बंद कर दी गई है। बहुत बड़ी मुश्किल से कुछ स्कूलें चल रही है ना। कुछ स्कूलें तो प्राइवेट सेक्टर में चल रही है, कुछ इंग्लिश मीडियम है, कुछ मराठी मीडियम है प्राइवेट सेक्टर के अंदर, कुछ अभी उर्दू मीडियम, कुछ ग्रांट वाली स्कूलें हैं, कुछ 80% में, कुछ 20% में। ये सारे तरफ तवज्जो मुफ्ती साहब के रहना चाहिए और वो देते नहीं हैं। मैं दिला रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ उनको, उन्होंने जाना चाहिए उस तरफ, है ना, ताकि उन्होंने उस तरफ काम करना चाहिए, वो सब चीज़ करना चाहिए। अभी पता चला मुझे कोई ग्रांट को वापस चलेगी बोले। असल में ये सब चीज़ का क्या रहता है मालूम है क्या? कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं, उसको फॉलोअप लेना पड़ता है असल में। जैसे कोई चीज़ आपने लाए बजट, उसको फॉलोअप लो। उसको फॉलोअप लेने के बाद वो बजट जहाँ से आया हुआ वहाँ से उसके बाकायदा उस फाइल को तो प्रोसीजर में लो, उसके ऊपर उस पर ध्यान दो, उसको वर्क ऑर्डर में डालो। ठीक है, कुछ वजह से हो गए होंगे, टेक्निकल इशू हुआ होगा, इससे वो चले गए होंगे, मुफ्ती साहब को मालूम है। उस विषय में मेरे को कुछ बात करने नहीं है असल में। फिर भी मैं ये चाहता हूँ, आवाम से गुजारिश करता हूँ कि मुझे शिवसेना की कम से कम 30 सीट मालेगांव शहर से चुनकर दो आप इंशाल्लाह। मालेगांव शहर का नक्शा नहीं बदल दिया तो बात ही क्या रहेगी इंशाल्लाह। बड़ी बात नहीं करता हूँ मैं, अल्लाह माफ़ करे। मैं मालेगांव शहर का नक्शा बदल दूँगा। मैं नेशनल खानवाले से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं इब्राहिम सेठ का भतीजा, उनका वर्कर था और उनका वर्कर हूँ अभी तक के। पर अभी मैं शिवसेना पार्टी में इसलिए ज्वाइन हुआ हूँ कि वह उनका वर्कर ही था। अब वो नहीं है तो इसलिए मैंने अलग प्लेटफॉर्म बनाया मेरा। और मैं दादाजी भूसे साहब को अभी से नहीं जानता, मैं तो 2014 में ही शिवसेना में चले जा रहा था। पर वो किसी वजह से इब्राहिम हाजी साहब के नहीं बोलने पर मैं रुक गया था। अगर कभी उस पार्टी में हम लोग चले जाते थे, 10-12 सीट अगर उस वक्त तो चुन के आ जाती थी, तो आज मालेगांव शहर का नक्शा कुछ और होता था। खैर ये बदनसीबी है हमारे शहर की कि हमको अच्छे लीडर नहीं मिल रहे हैं, है ना। अभी जो लोग आ रहे हैं लीडरशिप, जो नए चेहरे आ रहे हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अंदर, तो ये ऑलरेडी कांग्रेस में रह चुके थे, है ना। मुफ्ती साहब भी राष्ट्रवादी कांग्रेस में रह चुके, फिर एमआईएम में चले गए, फिर अभी एमआईएम से पता नहीं किधर जाएंगे। तो ये सब चलता रहेगा। असल में ये मालेगांव शहर की बदनसीबी है। कारपोरेटर भी इधर से उधर, उधर से इधर, ये मालेगांव शहर की बदनसीबी है असल में, और ये होता रहेगा। और बड़ी चालाक सियासत है हमारे मालेगांव शहर की। हम सब उनके सामने, आवाम तो बिल्कुल बच्चे उनके सामने, एकदम उनको पता है किस तरीके से क्या करना चाहिए, है कि नहीं। और मानना पड़ेगा इस लीडरशिप को मालेगांव शहर की कि ये मालेगांव शहर को धूल का शहर बना दिया। ये मैं इनको शाबाशी देता हूँ कि मालेगांव शहर को उन्होंने खंडर बनाया। अल्लाह ताला इनको और हिदायत दे और इससे निपत्ता बना डालेगा मालेगांव शहर को, ऐसा लग रहा मुझको। तो इसलिए आवाम से गुजारिश करता हूँ मैं कि शिवसेना को एक बार कोशिश करिए, शिवसेना को चुन के दिए इंशाअल्लाह। देखो मैं दावा तो नहीं कर सकता हूँ, पर मालेगांव शहर ज़रूर बदलेगा इंशाअल्लाह। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।